तो आज का जो मुद्दा है, जो कास्ट सेंसस के बारे में है, उसके बारे में हम ऐसी जानकारी देखेंगे जो लास्ट लेक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की थी, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कास्ट सेंसस, जाति जनगणना। देखिए क्या होता है कि जब हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, किसी बीमारी का इलाज करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका एक्सरे करते हैं। एक्सरे का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब कोई जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो सेंसस इस उद्देश्य के साथ किया जाता है किसी भी देश में कि उस देश में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, साथ ही साथ वहाँ की साक्षरता क्या है, लिटरेसी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। बहुत सारे जब आंकड़े सरकार को मिल जाते हैं तो उससे एक ग्राउंड रियलिटी पता चलती है कि एक्चुअली हमारी जो सेंसस है, जनगणना है, या हमारी जो जनसंख्या है, उस किस रूप में है। ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। उसमें एससी कितने हैं, उसमें एसटी कितने हैं। इससे होता क्या है, इससे जो स्कॉलर होते हैं, जो हमारी सरकार होती है, उन्हें यह समझ में आता है, हमारी जो पॉलिसी मेकर होते हैं उन्हें यह समझ में आता है कि क्या नीतियां बनानी है, क्या सरकार की योजनाएं लागू करनी है, ताकि सभी को एक लेवल पर लाया जा सके। ये जनगणना का एक उद्देश्य होता है। जो पॉपुलेशन होती है, हमारे यहाँ जो जनगणना है 10 साल में होती है, और लास्ट जो जनगणना है 2011 में हुई थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, सेंसस होना था। लेकिन चूंकि कोविड-19 के कारण ये जनसंख्या की जो जनगणना होनी थी वो कोविड के कारण नहीं हो पाई। ठीक है सर। सवाल यहां पे ये है कि इस बार ये जनगणना पिछली जनगणनाओं से अलग कैसे है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स की जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इस बार जनगणना के साथ साथ, सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस को भी किया जाएगा। अब कास्ट सेंसस को क्यों किया जाएगा? वो इसलिए किया जाएगा कि समाज में विभिन्न जाति वर्ग जो हैं, उनकी क्या स्थिति है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, उनके शिक्षा का स्तर क्या है, उनके आय का स्तर क्या है। तो जब हमें ये आंकड़े जब प्राप्त होंगे, जब हमें डेटा प्राप्त होंगे, तो उसके आधार पर सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में सोशल जस्टिस या सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इंक्लूजन, समावेशी जो शासन होना चाहिए जिसमें सबका विकास हो, सबको सामाजिक न्याय हो, सबकी बराबर की भागीदारी सुनिश्चित हो, सब लोग समान हो, तो हमें कैसे पता चलेगा? उसके लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो जनगणना है।
और जनगणना के साथ साथ, सेंसस के साथ साथ कास्ट सेंसस भी जरूरी है। हमारे यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, वो काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जिसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनका अपना मानना ये था कि कास्ट सेंसस से जाति में विभाजन बढ़ेगा, उनके बीच में संघर्ष बढ़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएंगे और जो सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं विभाजन के कगार पर खड़ी हो जाएगी। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना था, कई बुद्धिजीवियों का मानना है। इधर पहलगाम अटैक हुआ और साथ ही साथ सब लोग ये सोच रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा कुछ करेगी कि सरकार पाकिस्तान को घेरेगी, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करेगी या एयर स्ट्राइक करेगी या एक युद्ध होगा। ये अलग बात है, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे थे, प्रेडिक्शन तो यही हो रहा था, सब जगह चर्चाएं भी यही चल रही थी। लेकिन अचानक जाति जनगणना की बात सरकार ने अगर ये छेड़ी है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इस पहलू को समझें कि हमारे लिए जाति जनगणना के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। भारत में जाति जनगणना पहली बार 1931 में हुई थी और उसके बाद भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत में पहली बार ये जाति जनगणना होगी। देखिए, जो जनगणना कराने का जो कार्य है वह केंद्र सरकार का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सेंसस की बात की गई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, वो जनगणना को कराएगी, राज्यों का अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में राज्य और केंद्र होता है। तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है जनगणना को कराने की, राज्य नहीं करा सकते। तो राज्य क्या करा सकते हैं? राज्य जनगणना नहीं करा सकते हैं, लेकिन सर्वे तो करा ही सकते हैं। तो इस प्रकार का सर्वे बिहार सरकार के द्वारा किया गया। इस प्रकार का सर्वे जो है वो बिहार सरकार के अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने कराया। तेलंगाना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो सर्वे है तेलंगाना ने करवाया। तो तेलंगाना को एक मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं आपसे कि कोई आपसे पूछे कि इसके संवैधानिक आयाम क्या है, ये संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आप उनको बताएंगे कि आर्टिकल 246 हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का है। और जैसे कि पता है आपको कि हमारे यहाँ 3 सूचियां होती हैं संविधान में, संघ सूची, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो मुद्दा है ये संघ सूची का है। आर्टिकल 246 जो 7th शेड्यूल है, जो 7वीं अनुसूची है, उसकी जो एंट्री नंबर 69 है, उसमें ये यूनियन लिस्ट में
दिया गया है और केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह जो है जनगणना करे। देखिए, जाति जनगणना की बात काफी लंबे समय से की जा रही है। 2011 की अगर मैं बात करूं, 2011 की अगर बात करूं, तो 2011 में सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया गया था, जिसे हम SECC कहते हैं। लेकिन ये बात अलग है कि ये जनगणना के जो डेटा हैं इनको पब्लिश नहीं किया गया। इसकी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे। तो इसीलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम जाति जनगणना को साथ में करेंगे। यहां पे एक, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो एक रिट याचिका पेंडिंग है, इससे रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि जी मल्लेश यादव के द्वारा इसको दायर किया गया है। यहां पे बहुत सारे हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, इसमें कांग्रेस है, RJD है, CPI है, TDP है, इनके द्वारा पॉलिटिकल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनाया गया, स्पेशली राहुल गांधी जी के द्वारा। तो अब सवाल यहां पे ये है कि जब ये सरकार ने डिसीजन लिया तो अपोजिशन भी इसके साथ में है। और जैसे कि मैं बताया कि राज्यों में पहले से ही जाति सर्वेक्षण हुआ है, कास्ट सर्वे हुआ है, जिसमें बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, इसमें ऐसा नहीं है, इन्होंने कास्ट सर्वे किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत साइंटिफिक है, पॉलिटिकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि कास्ट सेंसस किस प्रकार से किया जाए, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर मैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि देखिए, ये जो जनगणना होनी चाहिए, ये जो सेंसस होना चाहिए, ये ब्यूरोक्रेसी की जनगणना नहीं होनी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए कि नौकरशाही इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो। ये जनगणना लोगों की जनगणना है, लोगों का सेंसस है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो पार्टिसिपेशन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 246 7th शेड्यूल और एंट्री नंबर 69। अब सवाल ये है कि जो कास्ट सेंसस है वो कौन कराता है, या अभी जो डिसीजन लिया गया है किसके द्वारा लिया गया है। तो अभी कास्ट सेंसस का जो डिसीजन लिया गया है वो कैबिनेट कमेटी ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है। मतलब राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जनगणना जो है ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, गृह मंत्रालय जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उनके द्वारा की जाती है। और यहां पे जो रजिस्ट्रार जनरल है, रजिस्ट्रार जनरल जो है वो इस जनगणना को या इस सेंसस को जो है कराते हैं।
अब देखिए, जनगणना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान में आरक्षण की बात की गई थी, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अब तक जो जनगणना हुई है उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को काउंट किया जाता है, लेकिन ओबीसी वगैरह को काउंट नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार की जो जनगणना होगी वो जातियों के आधार पर होगी, जिसमें जातियों को शामिल किया जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो होम मिनिस्ट्री है वो कराती है ये जनगणना और ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती है, और इसके लिए एक सेंसस कमिश्नर होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, मतलब रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है उसके द्वारा ये कराई जाती है। अब सवाल यहां पे ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि 1990 में देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण है सरकारी नौकरियों में। उसके बाद 1990 में मंडल कमीशन आया था। मंडल कमीशन का मतलब क्या है, मतलब क्या कहना चाहता हूं कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है जिनको ओबीसी कहते हैं, तो ओबीसी को आरक्षण दिया गया था मंडल कमीशन के आधार पर। और ये 1931 के जो डेटा है, देखिए 1931, आप सोचिए हम 2025 में, उसके आधार पर जो है रिजर्वेशन दिया गया था। भारत में अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, लगभग 80% जो पॉपुलेशन है वो दलित की है, अनुसूचित जनजाति की है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी की, और बाकी में जनरल आते हैं। तो यहां पे सवाल ये है कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, सभी को सरकारी नौकरी में आरक्षण होना चाहिए, कौन पिछड़ा है कौन आगे चला गया है। क्योंकि देखिए जब रिजर्वेशन किया गया था संविधान के प्रारंभ होने के बाद, तो इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि समाज के जो पिछड़े वर्ग लोग हैं या समाज के जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब, वो बहुत पीछे रह गए। शिक्षा के अभाव में, शिक्षा नहीं थी उनके पास, नौकरियां नहीं थी उनके पास, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। ये स्टेट की तरफ से एक अफर्मेटिव एक्शन होता है, सकारात्मक कार्यवाही जिसको हम बोलते हैं, कि राज्य जो है ऐसा कर सकता है। चाहे हम आर्टिकल 15 की बात करें, सामाजिक समानता की जिसमें बात की गई है, आर्टिकल 16 की बात करें जिसमें गवर्नमेंट जॉब में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। तो ये यहां पे हम जो आर्टिकल देखेंगे, जो हमें देखना चाहिए, रेफर करना चाहिए आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 4, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए समाज में अगर समानता लानी है, सोशल इक्वलिटी लानी है, तो सोशल इक्वलिटी लाने के लिए हमें जरूरी है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए, सरकार ऐसी पॉलिसीज लाए, सरकार ऐसी कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट की योजनाएं लाए जो सब एक जैसे, एक लेवल, जो सेम लेवल जो फील्ड है उस पर आ सके। और आपको पता होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने भी कास्टलेस सोसाइटी का एक सपना देखा था, कास्टलेस सोसाइटी का, समाज में कास्ट जो है, गांधी जी ये चाहते थे। अगर हम गांधी जी की बात करें, अम्बेडकर साहब की बात भी करेंगे,
गांधी जी भारत में जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। गांधी जी कभी भी जाति व्यवस्था को खत्म करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हां, अनटचेबिलिटी के पक्ष में नहीं थे। छुआछूत नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का मानना यह था कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अंबेडकर साहब जो हैं वो क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे। आपको पता होगा कि आज हमारे लोकसभा में आज जो सीटें हैं वो 1971 के सेंसस पे है, क्योंकि जनगणना नहीं हुई है। और आपको पता है जैसा कि 2026 तक सीटों को फ्रीज किया गया है। महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है। आपको पता होगा नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में लाया गया, जिसमें महिलाओं को 33% जो आरक्षण है वो दिया गया। अब सवाल यहां पे यह है कि देखिए, कभी भी कोई आप काम करते हैं तो काम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपका ध्येय क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टीज है, हो सकता है कि वो इन आंकड़ों का, इन डेटा का जो फायदा है अपने पॉलिटिक्स के लिए उठा सकते हैं, क्योंकि उनको सत्ता चाहिए और सत्ता उसी के पक्ष में होगी जिसका बहुमत होगा, जिसकी मेजोरिटी होगी। और जो माइनॉरिटीज में होगा, जो अल्पसंख्यक होगा, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को ये फील करेगा कि हम माइनॉरिटीज में हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सामाजिक जो सद्भाव है उसको खतरा हो सकता है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज अपने फेवर में कर सकती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आज भी दक्षिण के जो राज्य हैं, साउथ के जो स्टेट हैं, वो अपना विरोध लगातार दर्ज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कम है और हमारी पॉपुलेशन कम होने के कारण हमको डिलिमिटेशन के बाद हमारी सीटें कम हो जाएंगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, हम टैक्स ज्यादा देते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है। तो अब देखिए, कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी का या हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का जो टेंशन है वो इंक्रीज हो सकता है, वो बढ़ सकता है। स्टेट और यूनियन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। और सवाल यहां पे ये भी है कि हमारा जो सोसाइटी का जो एक कम्युनल हार्मोनी है, जो सद्भाव है, तो सद्भाव में भी दिक्कत पहुंच सकती है। आपको समझना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हम किस प्रकार से कास्ट सेंसस भी कराएं और सोसाइटी में हमारे सद्भाव भी बना रहे। मेंस में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये समझना चाहिए, जानना चाहिए कि जो कास्ट सेंसस है, जो हमने निर्णय लिया है, जो हमने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, क्लासलेस सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए हमने जो कह सकते हैं डिसीजन लिया है, उसका महत्व क्या है, उसमें चैलेंजेस क्या है। ऐसे ढेर सारे जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जाएंगे और आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको जैसे बताया कि 2011 में जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय काफी डिमांड चल रही थी। उस समय जो लॉ मिनिस्टर थे 2010 में, उन्होंने और प्रणब मुखर्जी साहब ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 को ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन डेटा पब्लिश नहीं हुए। डेटा
जो आए उन पर क्वेश्चन उठाया गया 2016 में। तो कहने का मतलब आपका उद्देश्य क्या है, आप कौन से क्वेश्चन रखेंगे, आप लोगों से क्या पूछना चाहेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि राज्य में, हमारे देश में, कहीं भी, कोई भी समाज में, कोई भी सोसाइटी में अगर कोई समाज पिछड़ा हुआ है, कोई समाज हाशिए पर है, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, तो हम ऐसी नीतियां बना सकते हैं जो उनके लिए, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करे, उनके वेलफेयर के लिए कार्य करे, कल्याण के लिए कार्य करे। हमने रिजर्वेशन किया। अब सवाल यहां पे यह है कि आपने महाराष्ट्र में देखा होगा मराठा आरक्षण की बात चलती है, छिड़ जाती है। एक केस है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, और वो इंदिरा साहनी केस है। पॉइंट टू बी नोटेड, इंदिरा साहनी केस जो कैप करता है 50% आरक्षण, 50% रिजर्वेशन मैक्सिमम होना चाहिए, कैप है आरक्षण के ऊपर, जो कैप है वो इंदिरा साहनी केस में है। तो इंदिरा साहनी केस क्या है ये आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए। सरकार का ये जो फैसला है, अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपको हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए इफेक्टिव तरीके से, और एक कह सकते हैं कि उसकी सक्सेस तब होगा जब उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, उसकी जो इरादा है, उसका जो उद्देश्य है वो क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज के लिए जाति जनगणना करा रहे हैं, समाज में कैसे परिवर्तन आएंगे, समाज इससे कैसे बदलेगा। मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको नहीं देखना चाहिए, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। पॉलिटिशियन इसको कैसे लेते हैं, किस तरीके से इस पर राजनीति करते हैं, ये उनका मैटर है, ये हमारा विषय ही नहीं है। हमारा विषय सिर्फ ये है कि जहां भारत में जाति एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जाति और धर्म। आज आप देखेंगे भारत में लोग इतना पढ़ लिख गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन अगर वो शादी करते हैं तो अपनी ही जाति में करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि भारतीय समाज में ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरी जाति में शादी नहीं करते, करते हैं, इवन दूसरे धर्मों में भी करते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम है। मैं कह सकता हूं 5% है, लेकिन आज 90% लोग अपनी ही कास्ट में शादी करना प्रिफर करते हैं। आज बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर आज जो पॉलिटिक्स होती है, जहां पे जो राजनीति होती है, उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि किस जाति का कैंडिडेट है। जाति के बेस पर आप देखेंगे कि जाति के बेस पर गठबंधन बनाए जाते हैं, जाति के बेस पे वोट मांगे जाते हैं, जाति के बेस पर समाज में उनका स्टेटस होता है। आज भी मैं आपको बता रहा हूं, आज भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर दलित जाति के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग अगर अपनी बारात निकालते हैं, डीजे बजाते हैं, तो उनको जो है पुलिस का प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। आप सोचिए समाज में उनकी जो स्थिति है आज भी 2025 में कितनी भयावह है। हमें
जाति जनगणना कराना कोई बुरी बात नहीं है। इस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। भारतीय समाज, अगर हम अपने इतिहास में देखेंगे, वैदिक पीरियड से देखेंगे, तो वैदिक पीरियड में जो है जाति व्यवस्था बहुत ही प्रखर रूप से थी। जाति व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि भूमिका अदा करती थी, और लोग जिस प्रकार से काम करते थे उस प्रकार से उनकी जाति हो गई। जाति वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ आप देखेंगे, ब्राह्मणों का काम पढ़ाई करना था, पढ़ने का काम, पढ़ाने का काम वही करते थे। अगर मैं वैदिक पीरियड के समय होता तो आप लोग जो आज क्लास कर रहे हैं ये मुझसे पूछते सबसे पहले कि आप ब्राह्मण हैं या नहीं। पहले बाल काटने का काम एक जाति विशेष के लोग करते थे, लेकिन आज आप देखेंगे कि कोई भी बार्बर बन सकता है। मतलब जातियों के आधार पर कार्य अब नहीं है। समाज में बहुत परिवर्तन आया है। समाज अब कार्य के बेसिस पे आपकी जाति नहीं देखता है, लेकिन जाति देखता है, क्योंकि उसके बिना ना आपकी शादी हो सकती है। अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब में फॉर्म भी भर रहे हैं तो भी आपकी जाति देखी जाती है। और अब तो जनगणना होगी, अब तो आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है, आपको बताना पड़ेगा। और ये काम हमने शुरू नहीं किया है, अंग्रेजों ने शुरू किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो बल्कि कुछ जातियों को क्रिमिनल कास्ट के रूप में डिक्लेयर किया था कि नहीं साहब ये तो क्रिमिनल कास्ट है। यहां तक भी भेदभाव था, यहां तक भी डिस्क्रिमिनेशन था। आप देखेंगे कि एक क्रिमिनल एसटी एक्ट 1871 1951 के बाद की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि जब हम आजाद हुए तो हमने जाति जनगणना को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एससी एसटी को काउंट किया गया। और ये इसका उद्देश्य था कि देखो भाई, इतिहास में जाओ, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं। आपको पता होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ था इतिहास में, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था इतिहास में, वहां पर आपको पता होगा कि विभिन्न धर्मों के लोग गए, जातियों के लोग गए। बाद में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया 1909 में। जाति के आधार पर बांटा गया, अंग्रेजों ने बांटा। उसके बाद आपको पता होगा कि दलितों को, हरिजन को अलग से सीट दी गई, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम की बात की गई। गांधी जी ने कहा कि हिंदू समाज बढ़ सकता है, ये बांट रहे हैं आप। अम्बेडकर साहब के साथ उनका पूना पैक्ट हुआ, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और आगे भी स्थिति हमारी 1951 के बाद यही थी कि नेहरू जी ने डिसाइड किया कि भाई ये पार्टीशन फिर से ना हो। लेकिन आप सोचो, 1931 का डेटा हम आज यूज करेंगे, कितना पुराना है। जो हमने ओबीसी को जो आरक्षण दिया है, ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया है, क्या आपको लगता है तार्किक है भी उस डेटा के हिसाब से, 1931 के डेटा के हिसाब से? आज हम 2025 में जी रहे हैं भाई। आप सोचिए, जरूरी है हमारे लिए कि आज का स्टेटस क्या है।
आज का समाज कैसा है? जाति जनगणना अमेरिका में भी की जाती है, यूएसए में भी की जाती है, क्योंकि अमेरिका में अफर्मेटिव एक्शन के लिए कि स्टेट क्या अफर्मेटिव एक्शन लेता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए। यूएसए में भी ऐसा किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, कहते हैं ये रेशियल डिवीजन को स्ट्रांग करता है। साउथ अफ्रीका की बात करें, साउथ अफ्रीका में कितना रंगभेद हुआ है, काले गोरे का भेद। नेशनल मंडेले का नाम तो आपको याद होगा, कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी उन्होंने। वहां भी असमानता है, इनइक्वालिटी है, इसीलिए वहां भी जो है ऐसी जनगणना की जाती है। ब्राजील में भी ऐसा है, शिक्षा में, एजुकेशन में, सर्विसेज में संघर्ष ना हो तो ब्राजील का जो मॉडल है वहां से भी हम ऐसा देख सकते हैं। देखिए, जाति जनगणना से भारत की जो सोसाइटी है, भारत का जो समाज है, इससे सकारात्मक असर भी पड़ेगा, नकारात्मक असर भी पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं पॉजिटिव चीजें क्या है, समाज में क्या सकारात्मक असर पड़ेगा। समाज में जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं, वो जो जातियां जिन्हें आज सामाजिक अन्याय है, उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, असमानताएं हैं, निश्चित रूप से जो है उनके एम्पावरमेंट के लिए काम किया जा सकता है। इसी आधार पर जो इनइक्वालिटी सोसाइटी में, उनको दूर किया जा सकता है, उनको सशक्त बनाया जा सकता है, उनको एम्पावर किया जा सकता है। लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट भी, एक जाति जो बहुत आगे निकल जाएगी और एक जाति जो बहुत पीछे रह जाएगी, उनके बीच में गैप दिखाई देगा। वो आग बबूले हो जाएंगे, वो सड़कों पर उतर आएंगे, कहेंगे हम कहां हैं, हमारे लिए आरक्षण कीजिए, और पार्टी पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा। जातिगत पहचान सामने आएगी, इससे डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो सकता है, वायलेंस स्टार्ट हो सकता है। और हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता की। आज हम कहते हैं हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, बाद में कहेंगे नहीं हम तो इस जाति के। सोचिए आप, और मैं तो आपको यह भी कहूंगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। किसी से आप पूछिए, बहुत सारे लोग आज भारतीय समाज में ऐसे हैं जो दलित जाति के हैं, लेकिन शहर में जब वो रहते हैं तो वो सवर्ण जाति का बन के रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये भारतीय समाज की हकीकत है। वो अपनी जाति को छुपाते हैं और अपने को उच्च जाति का बताकर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कहीं उनके साथ भेदभाव ना हो। जब उनकी जाति जनगणना की जाएगी तो मुझे तो डर इस बात का भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपनी जाति दूसरी जाति बता दे, क्योंकि आप उसका कास्ट सर्टिफिकेट तो देखेंगे नहीं। तो वही मुद्दा वही आ जाता है कि जाति जनगणना कैसे होगी, क्या उसका वेरिफिकेशन होगा या सिर्फ कागजों पे होगी, उसके प्रश्न क्या होंगे।
उसकी प्रश्नावली क्या होगी या उसकी प्रामाणिकता क्या होगी, उसका उद्देश्य क्या होगा, पर्पस क्या होगा। मुझे लगता है कि जाति जनगणना में इन प्रश्नों को जानना समझना बहुत जरूरी है, दुरुपयोग ना हो। और सवाल यह भी है कि आर्टिकल 21 अपनी प्राइवेसी के लिए है, अपनी गोपनीयता के लिए है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को लेके भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन स्टेट करेगा, स्टेट कर सकता है, ये दिया गया। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में जो जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, उनको आरक्षण की परमिशन देता है। और आर्टिकल 340 की बात अगर मैं करूं तो आर्टिकल 340 ये कहता है कि जनगणना के जो उद्देश्य हैं, जनगणना का जो ऑब्जेक्ट है, उसका समर्थन करते हुए पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने का आदेश देता है कि पिछड़े वर्गों का क्या स्टेटस है, यह पता लगाइए। आर्टिकल 340 इंदिरा साहनी केस में मैंने आपको बताया, इंदिरा साहनी केस 1992 में आया था। इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उस रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, लेकिन उस पर 50% का कैप लगा दिया था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जो आपको पता होना चाहिए, जनगणना एक्ट, जो सेंसस एक्ट 1948 है, वो आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या कानून क्या है। देखिए, ये सेंसस होने से क्या पता चलेगा। सेंसस में हम ये देखेंगे, कास्ट सेंसस में ये देख सकते हैं किसी व्यक्ति की आय कितनी है, उसके घर में फ्रिज है नहीं है, उसके घर में BMW है नहीं है, उसके पास साइकिल है या नहीं है, वो कितना पैसा कमाता है, वो जॉब करता है कि नहीं करता है, उसकी सैलरी कितनी है, वो एक IAS अधिकारी है, किसी राज्य का गवर्नर है या फिर मेहनत मजदूरी करने वाला है। मैं वही बात करूंगा कि आपका उद्देश्य क्या है। अब देखिए, यहां पे आपसे पूछा गया कि आप जॉब करते हैं। हाँ, जॉब करते हैं। अब किस बात का जॉब करता है? हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड हो, वॉचमैन हो। एक IAS से पूछा आप जॉब करते हो? हाँ, जॉब करता हूं। देखिए, दोनों लोग जॉब करते हैं, लेकिन दोनों लोगों की नेचर को देखिए ना आप। एक सिक्योरिटी गार्ड है, कितना मिलता होगा उसको, और एक IAS अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस पर बहुत सारी बातें टिकी होंगी। इसीलिए क्वेश्चन को जो सेट करना है वो अच्छी तरीके से सेट करना है। आज हम AI के जमाने में हैं, हम AI की मदद ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले सकते हैं। जाति जनगणना कराना एक समता मूलक समाज के लिए, समतापूर्ण समाज के लिए, एक भारत की दिशा में, एक ऐसे भारत की दिशा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन इसमें जोखिम कम नहीं है, इसमें समस्याएं कम नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं, स्वतंत्रता, समानता, प्रेमबल में लिखे गए, प्रस्तावना में लिखे गए। लेकिन आपको ये गौर करना होगा
क्या इस प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं क्या हम उनको पूरा कर पाए हैं? मैं एक ये जो जर्नी है, ये जर्नी जाति जनगणना की जो जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, इसमें इसका जो उद्देश्य होना चाहिए इनइक्वालिटीज को खत्म करना है। हमारी एक मंजिल है, हमें एक ऐसी सोसाइटी बनानी है जिसमें विषमता, इनइक्वालिटीज कम से कम हो। हमें हमेशा ध्यान रखना है, आज हम देखेंगे कि यह क्यों मायने रखता है कि जाति भारत में एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति तय करता है, सोशल स्टेटस डिसाइड करता है, इकोनॉमिक स्टेटस डिसाइड करता है और उसकी पॉलिटिकल लाइफ डिसाइड करता है। हमें ये सोचना होगा, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, हमारी जुडिशरी में, हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारे संसद में, सरकारी नौकरियों में, क्या समाज के सभी वर्गों को उतना प्रतिनिधित्व मिला है? क्या उनका रिप्रेजेंटेशन बराबर है या नहीं है? क्योंकि आप देखेंगे आज जो महत्वपूर्ण पद हैं वो किसी विशेष जाति के द्वारा जो है उन पर कब्जा है उनका। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंसस जाति जनगणना इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए एक एक्सरे है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक्सरे से हमको चीजें साफ साफ पता चलेंगी और उस बेस पे हम काम कर पाएंगे। और इसी उद्देश्य के साथ हमारे जो राज्य हैं, राज्यों ने प्रयास किया और राज्यों ने जब ये प्रयास किया तो केंद्र सरकार ने भी सोचा कि अगर ये भारत में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है हमारी योजनाएं हैं मनरेगा जिसमें हम लोगों को रोजगार देते हैं, हमारी स्कीम्स है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें हम लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका जो फायदा है वो समाज में कौन सी जाति, कौन सा वर्ग ले रहा है। आपने बहुत सारी पिक्चरें भी देखी होंगी, शायद मुझे लगता है एक सैराट पिक्चर है, सैराट पिक्चर को आपने देखा होगा। बताएं आप लोगों ने देखा है सैराट पिक्चर? शायद मराठी में मुझे लगता है। सैराट पिक्चर में क्या दिखाया गया है? सैराट पिक्चर में यह दिखाया गया है कि लड़का दूसरी जाति का है और लड़की दूसरी जाति की है, वो एक दूसरे से शादी करते हैं, प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ है उस पिक्चर में। ऐसा ही है, देखा है क्या ये पिक्चर? तो बेटा ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है हमारी जो पिक्चर है, आर्टिकल 15 देखिए आप, आर्टिकल 15 एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे सिनेमा में भी दिखाया गया है। तो मैं तो ये कहूंगा कि जाति जनगणना कोई रामबाण नहीं है, कोई मैजिक नहीं है कि साहब जाति जनगणना हो जाएगी तो देश बदल जाएगा, ये मत सोचिए आप। इंपॉर्टेंट है कि उसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि उसका राजनीतिकरण ना हो। उसका उद्देश्य है कि समाज में एक ऐसा समाज, एक ऐसा सोसाइटी तैयार करना जिसमें सब लोग बराबर के हो, जिसमें कम्युनल हार्मोनी हो, एक ऐसा समाज बनाना है। इसलिए इसका कौन सी पॉलिटिकल पार्टी,
कौन सा राजनीतिक दल, चूंकि भारत में आपको पता है हर चीज के पीछे राजनीति होती है। अगर हम भारत में देखेंगे तो भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था को देखा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को देखो आप, समाज में कितनी असमानता उन्होंने झेली। संविधान बना तो प्रयास किया उन्होंने कि सबको समानता के धारा में एक साथ लाया जाए, लेकिन आज क्या वो परिवर्तन, क्या उनका सपना पूरा हुआ है? आज आप देखेंगे ज्योतिबा फुले, कौन नहीं जानता है ज्योतिबा फुले को। B.R. अम्बेडकर साहब ने भारत के जो संविधान निर्माता थे। गांधी जी की बात करो, देखिए दोनों के उद्देश्य अलग अलग थे। B.R. अम्बेडकर साहब चाहते थे कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, गांधी जी चाहते थे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हमारी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो जाति व्यवस्था पर टिकी हुई है। अगर वो खत्म हो जाएगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान होगा। लेकिन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब कहते थे कि जाति व्यवस्था ही छुआछूत का कारण है, अनटचेबिलिटी का कारण है, और ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहां ब्राह्मण लोग, जैसे मैंने बताया, क्षत्रिय लोग रहते हैं, वैश्य रहते हैं, शूद्र हैं, जिनको अछूत कहा जाता है, अब दलित कहा जाता है। संविधान में समानता की गारंटी दी गई, और गारंटी देने के बाद भी आज भी समाज में उनके साथ भेदभाव देखने को मिलता है। आज हम जहां पाकिस्तान और हिंदुस्तान के संबंधों को देख रहे हैं, जब ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय मुझे कास्टिज्म के बारे में पढ़ाना बड़ा अजीब सा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध क्या हो रहे हैं। भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लगाता जा रहा है, और हम है कि कास्ट सेंसस पे आपको पढ़ा रहे हैं। क्यों? ये बात किसने शुरू की? क्या ये बात जरूरी है? जरूरी है, क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि आज हमारे समाज में जाति एक ऑक्सीजन की तरह है। लोग बिना अपनी जाति में रहना चाहते हैं, अपनी जाति में शादी करना चाहते हैं, अपनी जाति के लोगों के साथ रहना चाहते हैं, और जाति के नाम पे लोगों से जाति संघर्ष हो जाते हैं, कभी कभी जातीय संघर्ष हो जाते हैं। मोदी जी एक बार कह रहे थे, एक बजट में उन्होंने जो है 4 कास्ट बताई हैं, 4 कास्ट, शायद मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने ये तो जरूर कहा है कि गरीबी ही एक कास्ट है। मोदी जी कहते थे कि गरीबी ही एक जात है। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, यहां कोई राजनीतिक बात नहीं चल रही है, क्योंकि हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, हमारा इससे कोई उद्देश्य नहीं है। हमें चीजों को समझना है, हम चीजों को समझना चाहते हैं। हमारा कोई भी उद्देश्य ऐसा नहीं है जो कि हमारा राजनीतिक हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अगर हम कबीर साहब की बात करें तो आपको पता है, पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज ये जानना आपके लिए जरूरी है कि हमारी जो आज धन है, पैसा है, वो सवर्ण जाति के लोग हैं, प्रॉपर्टी है वो उनके पास ज्यादा है। SC ST बहुत पिछड़े हुए हैं, बुनियादी सेवाएं भी नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि भारत में ऐसे भी लोग हैं, कबीर जैसे लोग,
जो जाति व्यवस्था के बिल्कुल विरोध में थे। नानक साहब की बात करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि भारत में जाति एक ऐसी चीज है कि जीवन में आपको क्या अवसर मिलेंगे, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या होंगी, आपको कौन सी पार्टी टिकट देगी, किस पार्टी से आप इलेक्शन लड़ेंगे, ये सब डिसाइड करेगा कि आप किस कास्ट के, किस जाति के, किस कास्ट के। मैं तो ये कहूंगा कास्ट सेंसस आने के बाद कास्ट सेंसस से पता चलेगा समाज में कितनी इनइक्वालिटी है, तो सरकार उनको कैसे अफर्मेटिव एक्शन लेगी, सकारात्मक कार्यवाही कैसे करेगी, उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाएगी। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। यक्ष प्रश्न का मतलब ऐसा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। समझिए आप इस बात को। तेलंगाना मॉडल क्यों खास है ये भी हम जान लेते हैं। तेलंगाना मॉडल में जो क्वेश्चंस हैं वो काफी अच्छे सेट किए गए हैं और उनका जो प्रभाव है वो काफी अच्छा देखा जा रहा है। तो क्या जाति जनगणना भारत में समाज में जो तनाव है, जो टेंशन है, क्या जाति जनगणना उनका सॉल्यूशन है, या फिर हमको कोई और हल देखना होगा? क्या हमको सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है? क्या हमको अंतरजातीय शादी करने की जरूरत है कि जिससे समाज में परिवर्तन आए? क्या वास्तव में जाति जनगणना से ही भारत का समस्या हल होगी? मुझे लगता है कि जाति जनगणना जो है ये भारत के सामाजिक जो ताना बाना है उसका आईना है। सिर्फ इसमें जोखिम है, लेकिन हाँ, हमें जोखिम नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि एक निष्पक्ष समाज कैसे बने, कैसे लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त हो, उसकी कैपेबिलिटीज कितनी बढ़े, समाज में हर व्यक्ति की क्षमताएं कैसे बढ़े, ताकि वो अपना मैक्स टू मैक्स यूटिलाइजेशन कर सके, सबको बराबर का मौका मिले। सॉरी, सबको बराबर की भागीदारी मिले। और भारत में एक बहुत गलत बात है कि लोग जाति के हिसाब से वोट देते हैं और राजनीति के लोग इसीलिए उसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के जो वोटर्स हैं, समाज समस्या उन्हीं के अंतर्गत है। क्योंकि आप जो है उसके बेस पे वोट देते हैं और तभी उसका फायदा उठाते हैं। मैंने अभी सैराट पिक्चर की बात की थी। एक ऐसी पिक्चर है जिसमें, मराठी पिक्चर है ये, जिसमें एक दलित लड़का रहता है और एक हाई कास्ट की लड़की रहती है। उनके बीच एक लव स्टोरी है और किस प्रकार से उनको जो है ऑनर किलिंग का सामना करना पड़ता है। हमें ये दिखाता है कि हमारा समाज किस तरीके से जो है जाति व्यवस्था में फंसा हुआ है। क्या हम भारत में जाति विहीन समाज की कल्पना कर सकते हैं? क्या हम ऐसे भारत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं जिस भारत में समाज में सद्भाव हो, जिस भारत में सभी जातियों को बराबर का अवसर मिले, वैमनस्य न हो, एकता हो? और मुझे लगता है कि जाति जनगणना इन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल साबित होगी। शर्त यह है कि इसका दुरुपयोग, इसका राजनीतिकरण, उसके गलत उद्देश्य के साथ उसको जो है उसका दुरुपयोग न किया जाए, उसको राजनीतिक हेरफेर न किया जाए। इसमें सभी को अपनी भूमिका अदा करनी होगी। इसी के साथ जो है ये जो मेरा लेक्चर आज इसके ऊपर था, ये लेक्चर लेने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप इस बात से पूरी तरीके से
आपको जानकारी मिले, आपको एक आइडिया आए कि आखिर जाति जनगणना क्यों हो रही है। तो आज ये लेक्चर खत्म होता है, रुकिए अभी।